नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल और आज हम जानेंगे म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस के बारे में। देखिए दोस्तों, ब्लैक फंगस जो इस समय हम सभी के आसपास एक सबसे बड़ी महामारी के रूप में प्रकट हुई है। कई राज्यों द्वारा इसको महामारी घोषित कर दिया गया है, चाहे वो उत्तराखंड हो, तेलंगाना हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, चाहे वो पंजाब हो। और सबसे पहली बात जो हमें जाननी है इसके लिए कि हम इसको बीमारी को रोकथाम कैसे करें, यानी इस बीमारी को होने से कैसे रोकें। तो म्यूकरमाइकोसिस के लिए एक जनरल किसी व्यक्ति को, जो एक अनजान व्यक्ति है मेडिकल टर्मिनोलॉजी से, उसको क्या जानना है कि ये ब्लैक फंगस होती क्या है, ये हमें क्या प्रॉब्लम कर सकती है, इससे कैसे बचें, हम कैसे इसके सिम्टम को पहचानें, यानी अर्ली साइन एंड सिम्टम को हम पहचानें, क्या टेस्ट करवाएं, और अगर कोई व्यक्ति कोविड से रिकवर हो रखा है तो क्या चांसेस है उसमें ब्लैक फंगस होने के। दोस्तों, ब्लैक फंगस क्या है? ब्लैक फंगस क्या ये नई बीमारी है? नहीं दोस्तों, ये बीमारी नई नहीं है। ये एक काफी पुरानी बीमारी है जो फंजाई के द्वारा करी जाती है। फंजाई देखिए आम जिंदगी में हमें दिखते रहती है। जैसे हम कई ब्रेड का पैकेट लाते हैं तो अगर वो मॉइस्चर या ह्यूमिड कंडीशन, पानी लग जाए उसमें, तो उसमें फफूंदी लगने लग जाती है। इसे फंगस कहते हैं हम, जो राइजोपस टाइप की फंगस होती है, जो एक प्रकार है फंगस का। इसी प्रकार की फंगस ब्लैक फंगस भी है, जो ब्लैक फंगस कहलाती है। ब्लैक फंगस एक तरफ से मिसनोमर नाम है, यानी मिथ्या नाम है। मिथ्या मतलब एक्चुअली इसका कलर जो होता है इस फंजाई का, वो ब्लैक नहीं होता, व्हाइट होता है। लेकिन जब ये हमारे इन्फेक्ट करती है बॉडी को और हमारी बॉडी में ये ब्लैक क्रस्टिंग बना देती है, यानी काले कलर के धब्बे बना देती है, तो मतलब जो जगह इससे इन्फेक्टेड होती है वो काली होते रहती है, क्योंकि उस एरिया में उस टिश्यू या सेल की डेथ हो रही होती है। तो इसलिए इसको ब्लैक फंगस कहते हैं। फंगस का कलर ब्लैक नहीं होता दोस्तों, फंगस तो व्हाइट कलर की होती है, लेकिन जिस टिश्यू में ये इन्फेक्ट कर रही होती है तो उसका अपीयरेंस ब्लैक जैसा होता है, इसलिए इसे ब्लैक फंगस कहते हैं। देखिए फंगस, अब दूसरा सवाल आती कहाँ से है। देखिए फंगस जो होती है प्रेजेंट होती है हवा में, मिट्टी में। जब हवा में फंगस होती है तो हर किसी को क्यों नहीं हो रही है फ्री इन्फेक्शन? देखिए हमारे बॉडी में इम्यूनिटी होती है, प्रतिरोधक क्षमता। अगर कभी हम हवा से, जब भी हम इन्फेक्टेड होते हैं तो हमें ये इन्फेक्शन नहीं होता ब्लैक फंगस का, इस फंजाई का, क्योंकि इम्यूनिटी हमारे शरीर के लिए अच्छी है, जितनी ज्यादा किसी की इम्यूनिटी हो। ब्लैक फंगस दोस्तों एक प्रकार का अपॉर्चुनिस्टिक फंगस है, यानी अपॉर्चुनिटी देखता है। जब भी किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमजोर हो या कोई और रीजन की वजह से, किसी और बीमारी की वजह से उसका प्रतिरोधक क्षमता घटे, तो ये बीमारी ब्लैक फंगस उसको अफेक्ट करने लग जाती है। देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा रिस्क उन लोगों को होता है जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज होते हैं, यानी उनको कुछ ऐसी बीमारियां हों जिस वजह से उनकी इम्यूनिटी गिरे, जैसे HIV का इन्फेक्शन यानी एड्स होना, कैंसर या कैंसर का ट्रीटमेंट होता है केमोथेरेपी, तो तब व्यक्ति की इम्यूनिटी गिर जाती है, या क्रोनिक किडनी डिजीज, किडनी में बहुत ज़्यादा सीरियस दिक्कतें आ रही है तो उसमें भी आपकी इम्यूनिटी गिर जाती है। उसके साथ ट्रांसप्लांट, किसी की किडनी ट्रांसप्लांट होती है, लिवर ट्रांसप्लांट होता है, तो उस केस में भी व्यक्ति को ऐसे सब्सटेंस दिए जाते हैं, जिससे दवाइयां दी जाती है जिससे उसकी इम्यूनिटी कम हो। तो इन लोगों को सबसे ज़्यादा रिस्क है, अगर इन लोगों को कोरोना होता है या नहीं भी होता है तब भी इनको सबसे ज़्यादा रिस्क है ब्लैक फंगस का, ठीक है। नॉर्मल पर्सन को नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अभी कोरोना के सिनेरियो में जो स्टडी करी गई है उसमें देखा गया है कि 100 में से 95 पेशेंट जो ब्लैक फंगस के हैं वो डायबिटिक पेशेंट हैं, या वो पेशेंट हैं जो मिसयूज कर रहे हैं स्टेरॉइड का। देखिए डायबिटीज में क्या होता है, जब डायबिटीज में वाले व्यक्ति का कोरोना का ट्रीटमेंट हो रहा होता है तो उसे स्टेरॉइड ड्रग दिए जाते हैं। तब कभी कभी क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी ब्लड का शुगर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इंसुलिन, जो ब्लड शुगर की दवा है, उससे भी कम नहीं हो पाता। तो ये एक फर्टाइल, यानी एक ऐसा एटमॉस्फेयर दिलवाता है आपके ब्लैक फंगस को, ताकि वो आराम से हमारी बॉडी में ग्रोथ कर सके। इसलिए डायबिटीज और मिसयूज ऑफ स्टेरॉइड के पेशेंट सबसे ज्यादा हैं दोस्तों। तो हमें क्या करना है कि जब भी हमारी रिकवरी फेस हो या जब भी हम अपने आप का, हमारा ट्रीटमेंट चल रहा हो कोविड का, तो हमें अपना शुगर लेवल देखते रहना है, कंसिडर मॉनिटरिंग करते रहनी है, ताकि हर दिन हम देखें कि हमारा शुगर लेवल। दोस्तों इस समय कुछ नॉट प्रूवन चीजें आई हैं, कुछ पॉइंट्स आ रखे हैं, या कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स आ रखे हैं, या कुछ स्पेकुलेशन यानी कयास लगाई गई है कि किन लोगों को या किन वजहों से आपको ब्लैक फंगस हो रहा है। उसमें से पहला है जिंक टैबलेट।
देखिए जिंक टैबलेट क्या करती है, जिंक टैबलेट ब्लैक फंजाई के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करती है, जिस वजह से जिस व्यक्ति के शरीर में जिंक का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो या वो दवाइयाँ ले रहा है जिंक टैबलेट, तो उसमें ग्रोथ फंजाई का अच्छा होता है। दूसरा, नॉन स्टेराइल ट्यूबिंग, जो ट्यूब होती है ऑक्सीजन की, वो अगर स्टेराइल नहीं करी गई है तो उसमें फंगस ग्रोथ हो जाती है और वो हमारे इनहेल करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन, सुनने में आया था कि मेडिकल ऑक्सीजन की जगह इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन यूज हो रही। चौथा दोस्तों, जो ह्यूमिडिफायर होता है, जब भी आप ऑक्सीजन लगाते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के थ्रू एक ह्यूमिडिफायर आता है, इसमें पानी भरना होता है, तो ये बोला जाता है कि उसमें हमेशा जो है डिस्टिल वाटर भरा जाए, लेकिन कई लोग उसमें टैप वाटर यूज करते हैं, तो इस वजह से भी ब्लैक फंगस होने के चांस बढ़ जाते हैं। दोस्तों अब बात आती है क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर इसलिए जरूरी है दोस्तों कि ताकि हम टाइम से अपना चेकअप करवा पाए, हम ये पहचान पाए कि यार हो सकता है कि हमें ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन है। ये इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि जितनी जल्दी हम ये क्लिनिकल सिम्टम को, ये क्लिनिकल फीचर को पहचान पाएंगे, उतनी जल्दी ट्रीटमेंट हो पाएगा। दोस्तों इसमें ब्लैक फंगस में एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मॉर्टेलिटी यानी मृत्यु दर इसमें 50 से 60% है। यानी अगर कोई 100 पेशेंट ब्लैक फंगस के आ रहे हैं तो 50 से 60% पेशेंट की यानी 50 से 60 लोगों की मृत्यु हो रही है। अब देखिए साइन हम पहचानते हैं, सिम्टम पहचानते हैं। अगर किसी व्यक्ति को यूनिलेटरल हेडेक हो रहा है रिकवरी के बाद, यानी जब वो कोविड से रिकवर होने के बाद उसके एक तरफ सिर में दर्द हो रहा है, तो ये है एक क्लिनिकल फीचर ब्लैक फंगस का। आगे देखते हैं, यूनिलेटरल पेन यानी चेहरे के एक तरफ अगर आप टच करें तो आपको दर्द फील हो। नमनेस यूनिलेटरल यानी एक तरफ चेहरे के आपको कोई पेन चुभाए या कोई रुई आपके यहाँ आपके चेहरे पर लगाए तो आपको सेंसेशन ना होना, ठीक है। फिर होता है पेन और लूजनिंग ऑफ टीथ, दांतों में गम, जबड़ों का कमजोर होना और दर्द होना, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ब्लैक कलर का लिक्विड क्रस्टिंग और डिस्चार्ज निकलना नोज से, यानी ब्लैक कलर का या ब्लड के साथ डिस्चार्ज निकलना नाक से, वो भी इसका सिम्टम है, ठीक है। और पफी नोज, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या फिर ब्लैक कलर के पैचेस आपके नाक में या आपके पैलेट में। पैलेट मतलब जब आप मुंह खोलते हैं तो जीभ के जो ऊपर की सतह होती है, जीभ से ऊपर मतलब जीभ के ऊपर जो होता है छत होती है हमारे मुंह की, वहां पर की सतह को हम पैलेट कहते हैं, ठीक है। तो उस एरिया में ब्लैक ब्लैक डॉट होना, तो ये है आपका इसके साइन और सिम्टम। अब देखिए ब्लैक फंगस प्रॉब्लम को हम ROCM भी कहते हैं, ROCM यानी राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस। यानी पहले राइनो मतलब होता है आपका नाक, यानी नाक या मुंह से शुरू होती है और धीरे धीरे ये ऊपर साइनस यानी नाक की नलियों में जाती है और वहां के एरिया को अफेक्ट करती है, जिसके ये फीचर मैंने आपको बताए थे, साइन सिम्टम दर्द होना एक तरफ फेस में, एक तरफ सिर में दर्द होना, सेंसेशन नहीं आना, ठीक है। उसके बाद क्या करती है, दूसरा जो टर्म आया ROCM में वो ऑर्बिटल आया। ऑर्बिटल मतलब आंख की ऑर्बिट। उसके बाद ये हमारी ऊपर की आंख को अफेक्ट करती है। आंख में सूजन होती है, आंख की पलक का नीचे लटक जाना जिसे हम टोसिस कहते हैं वो होता है, दो चीजें दिखना, ठीक है, जिसे डिप्लोपिया कहते हैं। इसके अलावा लॉस ऑफ विजन, एक्सट्रीम केसेस में आंखों का विजन भी चले जाता है, में कुछ नहीं दिखता, और आंख के मूवमेंट नहीं हो पाना, हम आंख की पुतलियों को घुमा नहीं पाते हैं क्योंकि ये मसल को डैमेज कर देता है। और फिर इसके बाद जो कंडीशन और वर्सन आती है वो आती है अगर ये ब्रेन तक पहुंच जाए तो ये ड्राउजीनेस करासा है, यानी खोया रहना, जो न्यूरोलॉजी का सिम्टम है, और ये हमारे ब्रेन की कवरिंग को भी डैमेज करता है। दोस्तों एक बहुत जरूरी बात, अगर इस सब में से आपको कोई भी सिम्टम आ रहा है तो दोस्तों ये याद रखिए आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना होगा, ठीक है। इमीडिएटली इसलिए जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, डिले नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों इसमें एक एक दिन भारी होता है। यानी अगर आज आपके नाक में इन्फेक्शन हो रहा है तो हो सकता है कि आप एक दिन का वेट करें और अगले दिन वो इन्फेक्शन आंख तक पहुंच जाए, और अगर एक दिन का और वेट करेंगे तो हो सकता है वो आपकी आंख को डैमेज करके कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी करवा दे तीसरे दिन तक का। तो दोस्तों जिस टाइम आपको सिम्टम पता चले एज सून एज पॉसिबल आपको डॉक्टर के पास जाना है। सबसे पहले आपको आई डॉक्टर से मिलना है या ENT, आई नोज थ्रोट, आंख नाक गले के डॉक्टर से मिलना है। और इसका जो इलाज होता है दोस्तों वो हमेशा टर्चरी सेंटर में होता है, ठीक है। प्राइमरी सेंटर में इसका इलाज नहीं होता है, यानी टर्चरी केयर मतलब बड़ा हॉस्पिटल, क्योंकि इसके ट्रीटमेंट के लिए एक पूरी टीम तैयार होती है, जो ENT के डॉक्टर होंगे, आई के डॉक्टर होंगे, पैथोलॉजिस्ट होंगे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट होंगे और न्यूरोसर्जन की भी जरूरत पड़ती है।
अब दोस्तों टेस्ट कौन से होते हैं? जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो कंफर्मेटरी, आपने तो सिम्टम देखे यार हो सकता है कि मुझे ब्लैक फंगस है, लेकिन टेस्ट से कंफर्मेटरी हो जाएगा कि आपको ब्लैक फंगस है या नहीं है। इसके होते हैं दो टेस्ट, एक होता है नेजल एंडोस्कोपी और एक होती है बायोप्सी। नेजल एंडोस्कोपी में क्या करते हैं, एक ट्यूब डालते हैं नाक के अंदर दोस्तों, और उससे हम नाक के अंदर की कैविटी की फोटो लेते हैं और उसमें हम पैचेस देखते हैं ब्लैक फंगस के, ठीक है। और इसके साथ साथ बायोप्सी मतलब किसी लिविंग टिश्यू को निकालना, यानी नाक के अंदर हमने किसी टिश्यू को भी बाहर निकाल दिया और उसकी हमने फिर स्टडी करी कि उसमें ब्लैक फंगस है नहीं। 30 मिनट के अंदर डायग्नोसिस की रिपोर्ट आ जाती है। दूसरा मेथड जो होता है कॉन्ट्रास्ट इनहेंस एमआरआई। देखिए एमआरआई भी इसमें हम करवा सकते हैं इसका कंफर्मेटरी रिजल्ट जानने के लिए, लेकिन कई जगह बोला जाता है सिटी और एक्सरे उसका लिमिटेड रोल होता है दोस्त, वो कंफर्मेटरी नहीं होता, लिमिटेड रोल होता है। अब दोस्त ट्रीटमेंट की बात आती है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इसमें 50% मोर्टेलिटी है, मतलब डेथ रेट बहुत हाई है, तो इसमें ट्रीटमेंट जो होता है वो सबसे पहले हमें कैटेगरी बनानी पड़ती है। देखिए कोई व्यक्ति अगर कोविड-19 से जूझ रहा है या उसको हो रहा है, तो दोस्तों जिस तरीके से वो व्यक्ति पल्स ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन नाप रहा है, टेम्परेचर नाप रहा है, उसी तरीके से उसको हर दिन अपना शुगर को नापना है दोस्तों। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी आपको पहले से प्रिवेंशन करनी है, यानी ज़्यादा शुगर बढ़ने ही नहीं देनी है अपनी बॉडी में, ताकि कि ये बाद में आपको ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो। तो आपको डेली जो कोविड पेशेंट है उसे अपनी शुगर को चेक करना है, ठीक है। इसके बाद शुगर कंट्रोल के बाद आपको अगर ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है तो आपको स्टेरॉइड का यूज पूरी तरीके से रोक देना है या डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लेना है दोस्तों। देखिए वैसे तो स्टेरॉइड लेना ही नहीं है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर, अपने मन से लेना ही नहीं है दोस्तों, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना है, ठीक है। इसका दवा देते हैं इसमें हम लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन और अदर एंटीफंगल दवाइयाँ। देखिए दो तरीके से दी जाती है, एक तो सिस्टमिक दी जाती है ब्लड के थ्रू ताकि हर पार्ट ऑफ बॉडी में जाए, और अगर कहीं सीरियस केस आ जाए, मान लीजिए आंख के वहां पर पैचेस बन जाए और ज्यादा इन्फेक्शन हो जाए, तो लोकली वहीं पर ही इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन के भी लगाए जा सकते हैं बाय डॉक्टर। फिर आती है दोस्तों एक आखिरी जो पड़ाव आता है इसके ट्रीटमेंट का, वो आता है सर्जिकल डेब्रिडमेंट। देखिए सर्जिकल डेब्रिडमेंट मतलब क्या होता है कि आंख में जब ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है तो वहां पे ब्लैक ब्लैक पैचेस बन जाते हैं पूरे, तो क्या होता है सर्जिकल तरीके से उसको खरोचा जाता है। क्यों खरोचा जाता है? क्योंकि जो हम दवाई दे रहे हैं लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन, वो उस डेड पोर्शन तक पहुंच नहीं पाती अगर वो हम खरोचेंगे नहीं तो, वो डेड टिश्यूज को आगे बढ़ने नहीं देता है। तो इसलिए ताकि ड्रग वहां तक पहुंच पाए, इसलिए हम उसका सर्जिकल डेब्रिडमेंट करते हैं, यानी खरोचते हैं उस एरिया में और वहां से ब्लैक फंगस को हटाते हैं। देखिए डिस्चार्ज होने के बाद अगर आप ब्लैक फंगस से डिस्चार्ज हो गए हैं हॉस्पिटल से, उसके बाद भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, और ये अंडर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ही, आपको अपना खुद से कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। डॉक्टर एक्चुअल जनरली प्रिस्क्राइब करता है पॉस्कोनाजोल जो दवा होती है, एंटीफंगल दवा होती है, ओरल टैबलेट होती है 3 से 6 महीने तक का। दोस्तों सवाल आता है क्या असली में हमें रियल में वरी करना है इस बीमारी के लिए? ठीक है, डरना है नहीं डरना है? तो दोस्तों देखिए इसमें डरने वाली कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बस ये हो गया है कि ये ब्लैक फंगस बहुत ज्यादा इश्यू मीडिया में उभर के आ गया, इसलिए व्यक्ति ज्यादा डर गया है। अब दोस्तों कुछ सवाल हैं लोगों के, जो एक जनरल टॉक में सवाल आते हैं हम लोगों के बीच में, क्या ये ब्लैक फंगस स्प्रेड होती है कोविड की तरह? तो दोस्तों नहीं, ये नॉन कंटेजियस है, नॉन कम्युनिकेबल है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती नहीं है। आप किसी मरीज से मिल सकते हो ब्लैक फंगस वाले से, उसका ट्रीटमेंट करवाने में उसकी हेल्प कर सकते हो, ले जा सकते हो, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। दूसरा सवाल है दोस्तों, लोग कह रहे हैं कि पहले जब वेव आई थी कोविड की तब ब्लैक फंगस के केस इतने नहीं आए थे या नहीं आए थे, दूसरी में इतने ज्यादा क्यों आ गए? देखिए जो एपिडेमोलॉजिस्ट होते हैं जो इस महामारियों को पढ़ते हैं, उन्होंने ये स्टडी करते हैं, उन्होंने ये इसके दो जवाब दिए हैं दोस्तों। पहले तो उन्होंने एक जवाब दिया है कि जो टोटल केसेस जो कोविड के पहली वेव में थे वो काफी कम थे दूसरी वेव के मुकाबले, इस बार तो 4 लाख से ऊपर पहुंच गए थे कोविड के केसेस पर डे के। दूसरा उन्होंने बोला है कि जो स्टेरॉइड का यूज करा है लोगों ने सेकेंड वेव में विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, मिसयूज ऑफ स्टेरॉइड कर रखा है, तो उसकी वजह से भी ब्लैक फंगस के केस ज्यादा आए। दूसरा एक सवाल लोगों का आ रखा है कि यार अमेरिका में भी तो डायबिटिक पेशेंट है, शुगर के पेशेंट है, वहां क्यों नहीं आए ब्लैक फंगस के केस? देखिए दोस्तों इसके 2 जवाब है। देखिए पहली तो बात यह है कि अमेरिका में भी केसेस आए लेकिन इतने ज्यादा नहीं आए
कि वो एक महामारी का रूप ले रहे भारत की तरह। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि इंडिया जो है डायबिटिक कैपिटल है वर्ल्ड की, मतलब सबसे ज्यादा डायबिटीज पेशेंट शुगर की यही है। और उनमें से भी कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनकी डायबिटीज कंट्रोल में ही नहीं रहती, और कई लोग तो ऐसे हैं भाई साहब जिनको डायबिटीज है लेकिन उन्होंने कभी अपना टेस्ट ही नहीं करवाया है, तो कितनों को तो पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज है। ठीक है, इसलिए हर साल में आपको एक बार या 6 महीने में अपना डायबिटीज का टेस्ट कराना चाहिए। दूसरा, जो स्टेरॉइड मिसयूज करा भारत में लोगों ने, यानी जैसे डेक्सामेथासोन, आप कोई भी, हमारे साथ कई लोगों ने अपने घर में रख ली थी कि यार अगर कोविड हो गया तो ले लेंगे, स्टेरॉइड है। तो अमेरिका में ऐसा नहीं होता दोस्तों। अमेरिका में आप जब डॉक्टर का, एक प्रिस्क्राइब डॉक्टर का, एक कंसल्टेंट का जब आप पर्चा ले जाएंगे तभी आपको दवाइयां मिल पाएंगी दोस्तों। ऐसे नहीं मिल पाएंगी कि आप काउंटर गए और सीधे आपने केमिस्ट से दवा मांग के उन्होंने दे दी। तो एक ये बहुत बड़ा रीजन कि वहां केस ज्यादा नहीं हुए। दोस्तों एक और सवाल आता है कि कौन सी उम्र के लोग ब्लैक फंगस के लिए ज्यादा प्रोन है। देखिए दोस्तों, ब्लैक फंगस किसी बच्चे से लेके किसी बुजुर्ग व्यक्ति किसी को भी हो सकती है, लेकिन अभी रिसेंट स्टडीज में कोविड क्राइसिस में देखा गया है कि 40 वर्ष से ऊपर वाले वो पेशेंट जिसमें डायबिटीज है उनमें ये बहुत कॉमनली देखी गई है। तो क्या दोस्तों, जो हमने बताया कि यार स्टेरॉइड की वजह से इम्यूनो सप्रेसेंट हो रहा है, इम्यून सिस्टम घट रहा है, तो क्या हमें स्टेरॉइड छोड़ देनी चाहिए? नहीं दोस्तों, देखिए स्टेरॉइड जो होती है दोस्तों एक मैजिकल ड्रग होती है, यानी जो काम स्टेरॉइड कर सकती है ना दोस्तों वो कोई और ड्रग नहीं कर सकती है। लेकिन स्टेरॉइड का यूज जो होना चाहिए दोस्तों जुडिशियस होना चाहिए। देखिए एक और सवाल आ रहा है दोस्तों कि क्या वो लोग जो कोविड से इन्फेक्टेड नहीं हैं उनमें चांसेस हैं ब्लैक फंगस होने के? देखिए दोस्तों, अगर ये पहला जैसा समय होता, आज से 3-4 साल पहले का होता, 2 साल पहले यानी कोविड से पहले का समय होता है, तो उसमें तो हम सिर्फ ये कह सकते थे कि ये ब्लैक फंगस उनको होने के ही चांसेस है जिनको HIV टाइप का इन्फेक्शन हो रहा है या केमोथेरेपी चल रही है या उनका ट्रांसप्लांट हो रहा है। लेकिन इस समय दोस्तों हर कोई, हम ये मान रहे हैं, मेडिकल साइंस ये मान रही है कि हर कोई कोविड से इन्फेक्टेड है, यानी हर किसी का एक्सपोजर कोविड से, वायरस से हो रखा है, ये मान रही है मेडिकल साइंस। ठीक है, और मान रही है, कैसे मान रही है दोस्तों? आप कहोगे हम तो गए हॉस्पिटल नहीं। देखिए जब 100% केसेज अगर कोविड के हो रहे हैं तो उसमें से दोस्तों 33% ऐसे केस आ रहे हैं जिनको कोई सिम्टम ही नहीं आ रहा है, ना उनको जुकाम हो रहा है, ना सिर दर्द हो रहा है, ना बुखार हो रहा है। ठीक है, उनको कोविड आ रहा है, अगर वो टेस्ट कराएं तो पॉजिटिव आएगा, नहीं कराएं तो वो रखे रहे अपने पास, अपने आप वो सही हो जा रहे हैं। ठीक है, तो असिम्टोमेटिक मतलब कोई सिम्टम नहीं आ रहा उनको, तो वो चेक नहीं करवा रहे हैं, अनडायग्नोस हो जा रहा है, डायग्नोस नहीं कर पा रहे हम, तो इनमें भी पॉसिबिलिटी ब्लैक फंगस होने की बढ़ जाती है या होती है। तो दोस्तों मैं अपनी बात यहाँ पर खत्म करता हूँ। मैं एक ही बात आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप कोविड से रिकवर होके आए हैं तो आप हर दिन अपना मॉनिटर करें डायबिटीज को, ठीक है, यानी ब्लड शुगर को। अगर आपका ट्रीटमेंट कोविड का चल रहा है तो हर दिन अपना ब्लड ग्लूकोज भी चेक करवाएं अलोंग विद ऑक्सीजन सैचुरेशन। ठीक है, ताकि अगर ब्लड ग्लूकोज आपका नहीं बढ़ेगा तो आप डायबिटिक नहीं होंगे, आप एक मीडियम नहीं प्रोवाइड कराएंगे फंगस को ग्रोथ करने का। थैंक यू दोस्तों, साइनिंग ऑफ, इट्स मुकुल।